नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राज्य नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया के एक ऐसे मुद्दे पर जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया के दरोगा की बात कर रहे हैं। अक्सर IND24 के इस बाखबर प्रोग्राम में हम राज्य की सीमा के बाहर जाकर चर्चा कम ही करते हैं, लेकिन मसला जब कभी देश का होता तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बात होती है। लेकिन आज मामला थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहा है और उसमें भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इसलिए भी हम इस बात की तुलना कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे हैं। नवंबर में अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति जो वर्तमान में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी भी हैं और वो इस चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं अपनी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कमला हैरिस से। अभी जो खबरें वो ये कि वो मामला टक्कर का और कभी कमला हैरिस उनके आगे भी है। जो वहाँ डिबेट हुई थी उसमें कमला हैरिस जीत गई थी और डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। लेकिन आज बात करने की वजह यह है कि अक्सर अमेरिका भारत पर यह आरोप लगाता है कि वो अमेरिका में बैठे एक खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू पर जानलेवा हमला कराना चाहता था और उसके चक्कर में उन्होंने भारत के कुछ सीक्रेट एजेंट को गिरफ्तार भी किया है। मेरा एक भारतीय के नाते इस बात पर ऐतराज़ है कि अमेरिका जो इस बात पर ऐतराज़ करता है कि पन्नू एक आतंकवादी भारत के विखंडन की बात करता है, भारत में आतंकवाद की बात करता है, भारत के प्रधानमंत्री पर हमला कराने की बात करता है, उस पन्नू को एक सबसे पुराना लोकतंत्र संरक्षण देता है इस आधार पर कि उसे अपनी बात कहने का हक है। आज चर्चा की जो भूमिका थोड़ी सी लंबी है वो ये कि 2 दिन पुरानी बात है, थोड़ा सा विषय से अलग हट रहा हूँ मैं। वेनेजुएला एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की साजिश की गई थी और उस साजिश में अमेरिका के नेवी कमांडर को गिरफ्तार किया गया है और वेनेजुएला की सरकार ने कहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA उनके राष्ट्रपति को मरवाना चाहती थी। अब ये बहुत गंभीर मामला है। वो देश अमेरिका जो पन्नू पर ऐतराज़ करता है भारत पर, वो देश कनाडा जो वहाँ एक आतंकवादी की हत्या पर भारत के खिलाफ 2 साल से एक तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज हम उसी अमेरिका की बात करेंगे कि उनके राष्ट्रपति के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमले होते हैं। आज भी उन पर हमला हुआ और उसमें वो सुरक्षित हैं और उसके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ख़ास बात यह है कि अमेरिका भारत की तुलना में मजबूत है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी, बाह्य सुरक्षा को लेकर भी, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है वो भारत से फिसड्डी साबित हो रहा है। आज चर्चा की वजह यही है कि आखिर दुनिया के इस दरोगा की उसके देश के भीतर हालत क्यों पतली हो रही है। वहाँ राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर 65 दिनों के भीतर 2 बार हमला हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? मैं अंत में एक चीज़ जोड़ूंगा। अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति एलन मस्क ने आज कहा है कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर ही हमले हो रहे हैं, कमला हैरिस और बाइडेन पर हमले क्यों नहीं हो रहे हैं। ये हालांकि गंभीर मामला, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात एलन मस्क ने की, इसलिए चर्चाओं में तो रहेगी। इस पूरी बातचीत पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री उमाकांत मिश्र जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री नागेंद्र परमार जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे 2 साथी हैं। एक तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी और जियो पॉलिटिकल में दखल रखने वाले रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक भारतीय के नाते मेरा अमेरिका पर गुस्सा भी है, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका भारत के उन सभी लोगों को प्रेशर देता है जो भारत सरकार और भारत के खिलाफ होते हैं। आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि दुनिया के इस दरोगा के यहाँ आंतरिक सुरक्षा इतनी कमज़ोर है कि वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के बहुत मजबूत उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमले होते हैं और वो दुहाई देता है कि हम मानवाधिकार की भी रक्षा करते हैं, लोकतंत्र में हमारे यहाँ सहिष्णुता है, बोलने की आज़ादी है। इस पर सबसे पहले मैं राय लूँगा। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी भैया, सुन रहा हूँ। दरअसल ये जो सारा मामला है, किसकी डेमोक्रेसी बेहतर, ये तो अपनी जगह है,
लेकिन अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा इतनी कमज़ोर कि एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर 2 बार हमले, और वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। सवाल है कि वहाँ हिंसा के लिए जगह नहीं है या सिर्फ हिंसा के लिए वहाँ जगह है, क्योंकि मानव अधिकार के उल्लंघन अमेरिका में होते हैं। काले जो लोग हैं उनको मार दिया जाता है सरेआम, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं होती है। भारत की अखंडता को चुनौती देने वालों को अगर कोई झूठे आरोप में भी बात करता है पन्नू पर, तो वो इस तरह से सवाल जवाब करते हैं जैसे कोई आरोपी से सवाल जवाब थाने में कोई पुलिस वाला करता है। आपकी राय, ये जियोपॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है इसमें अमेरिका की स्थिति कितनी कमज़ोर हो रही है? क्या वो ऐसे बुजुर्ग दरोगा की तरह है जिसकी कोई सुनता नहीं है लेकिन वो दरोगा ही करता रहता है? आपकी राय। राघवन जी, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि CIA और FBI को इसकी जानकारी ना हो इस पूरे षड्यंत्र की, ऐसा हो नहीं सकता जी। डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह में मुख्य रूप से तो वो 4 साल तक राष्ट्रपति थे, तो उनकी विदेश नीति की जो कार्यशैली थी उससे वहां का डीप स्टेट और CIA बहुत असहज महसूस करते थे। आमतौर पर राष्ट्रपति अपने फैसले कूटनीतिक और राजनीतिक आधार पर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये समस्या थी, वो सामरिक और टेक्निकल लेवल पे जाकर फैसले लेते थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक बार तुर्की के राष्ट्रपति के साथ वो बातचीत कर रहे थे लाइन पे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत करते, उनकी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई थी। बातचीत करते करते एर्डोगन से पूछा कि अगर हम आते हैं तो सीरिया संभाल लेंगे आप? तो एर्डोगन ने कहा हाँ संभाल लेंगे। उसी वक्त उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सीरिया से हटेंगे। इसका इतना रिपरकेशंस हुआ था कि तत्काल डिफेंस सेक्रेटरी और NSA ने इस्तीफा दे दिया था। असल में डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों में इंटेलिजेंस एजेंसीज का दबाव नहीं मानते। अमेरिका का डीप स्टेट ट्रंप जैसे राष्ट्रपतियों के साथ काम करने में बहुत ज्यादा असहज महसूस करता है। डीप स्टेट, अमेरिका के डीप स्टेट का अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी में इतना ज्यादा दखल होता है कि वो अपने जो राष्ट्रपति जो फैसले करता है वो ब्रीफिंग के आधार पर करता है। पूरे फैसले डीप स्टेट लेता है, उसमें डिफेंस और उनकी फॉरेन अफेयर्स होती है और उसके बाद राष्ट्रपति उसको घोषित या एग्जीक्यूट करता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये समस्या थी कि वो अक्सर फैसले जब लेते थे तो डीप स्टेट और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बाईपास करते थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति बदलते हैं किसी दुनिया में कहीं भी, तो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती, उसमें एक निरंतरता रहती है। थोड़े बहुत अंतर परिवर्तन आते हैं लेकिन एक फॉरेन पॉलिसी में निरंतरता रहती है। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल की जो फॉरेन पॉलिसी थी और उनके फैसले लेने की जो प्रक्रिया थी, उससे वहाँ का जो डीप स्टेट था, डिफेंस सेक्रेटरीट थी, फॉरेन सेक्रेटरीट थी, उनको बहुत असुविधा। असल में ये जो संस्थाएं होती है उनमें एक यथास्थितिवाद होता है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को राजनीतिक चश्मे से ना देख के जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक नक्शे से देखते हैं। तो वो अपनी पॉलिसीज को, स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं और आमतौर पर राष्ट्रपति, दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इंटेलिजेंस और डीप स्टेट के फैसलों को बाईपास नहीं करता, क्योंकि वो उनको राष्ट्रपति को इन मामलों की बहुत ज्यादा डीप जानकारी नहीं होती, तो वो इनको रिलाई करके और इनको एग्जीक्यूट करता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये बहुत बड़ी समस्या रही है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से चलाया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब लद्दाख का संकट हमारा शुरू हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी पैसिफिक नेवल कमांड को दक्षिण चीन सागर में स्टैंड कर दिया था और एक प्रकार से चीन को यह संदेश दे दिया था कि अगर आपने लद्दाख में कोई एडवेंचर किया तो आपको पैसिफिक कमांड के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। उसका असर ये हुआ था कि चीन इतना ज्यादा नाराज हो गया था। अब चीन का भी वहां अमेरिका के डीप स्टेट के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता, तो जो डीप स्टेट है वो इतना एग्रेसिव स्टैंड लेना नहीं चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया तो वो असहज महसूस करते थे। अब वो दोबारा ऐसा नहीं चाहते। और आपको तीसरा और उदाहरण देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था कि हम पश्चिम एशिया से अपने सभी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस खत्म कर रहे हैं। ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा टर्न था और इसका असर ये हुआ था कि पूरे पश्चिम एशिया में स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक शून्य पैदा हो गया था। जो सऊदी अरब और जो मोनार्कीज है, जो राजशाही है पश्चिम एशिया की, वो पूरी की पूरी अमेरिकी छत्र छाया रहती थी, बेफिक्र रहते थे। उनकी सुरक्षा अमेरिका करता था। जब उनने अपने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को
टर्न डाउन कर दिया जी। तो वहां वैक्यूम पैदा हो गया और वहां एक ऐसा स्पेस बना जिसकी वजह से पूरे सभी देशों को अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ा। उसका हमें फायदा ये मिला कि हमें स्पेस मिल गया पश्चिम एशिया में अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक जमावट करने के लिए। चीन को स्पेस मिल, जो चीन पश्चिम एशिया में घुस नहीं पाता था उसको स्पेस मिल गया और उसने सऊदी अरब और ईरान के साथ समझौता करा दिया। तो ये इस तरह इसका अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। बाद में जाकर बाइडेन को पश्चिम एशिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ा था और उसी का नतीजा था कि पश्चिम एशिया के मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को नए तरीके से टाई अप किया, क्योंकि उनको ईरान से खतरा था, हुतियों से खतरा था, सीरिया से खतरा था, लेबनान से खतरा था। अब मैं अगले दौर की बातचीत में और विस्तार से आपसे जानूंगा, लेकिन अभी तो ये है कि आपने कहा कि वो बहुत बोल्ड डिसीजन लेते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बाइडेन की जहाँ तक बात है वो बड़े स्लो रहे हैं, अभी तो बीमार भी हुए हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे उन्होंने एक बड़ा फैसला किया था अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का वापसी का। तो उसने भी जो एशिया की जो पॉलिटिक्स थी एशिया पैसिफिक की, उस पर भी बड़ा असर डाला था और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम संभवतः हमको बाद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो हथियार छोड़ गए थे अरबों खरबों रुपयों के, वो हो सकता है कि अगर तालिबान से हमारी कभी खटपट होगी तो वो भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खैर ये भविष्य का एक अनुमान है, लेकिन बात इस पर हम कर रहे हैं जयंत तोमर जी की 64 दिन पहले जिस पैलेस्टाइन पर एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार ट्रंप पर जो हमला हुआ था, कान के पास से गोली निकली थी, कान को खरोंचती हुई वहाँ से खून की धार निकल गई थी, उसी ट्रंप पर दोबारा आज हमला हुआ है, उसका आरोपी पकड़ा भी गया है। हमारा सिर्फ इतना सा बात करने का तरीका है, जो वजह है वो ये कि अमेरिका भारत के विरोधियों को हमेशा प्रश्रय देता है। अब तो वो भारत के खिलाफ जो विखंडन की बात करते हैं उनको भी प्रश्रय देता है। भारत के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जो अमेरिका दौरे पर गए थे, उनको भी हाथों हाथ इसलिए अमेरिका लेता है क्योंकि वो भारत के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। वो भारत में डेमोक्रेसी की कमजोरी की बात भी करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म होगी भारत में, वो ये भी कहते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया नहीं बल्कि जो सब चीज़ें वो चाइना की बन रही है, मेड इन चाइना है। तो ये तो हुआ हमारा अंदरूनी मामला, लेकिन जिस पर हम फोकस कर रहे हैं वो ये कि अमेरिका के भीतर के आंतरिक सुरक्षा इतनी कमज़ोर है। जैसा रमेश सिंह जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि FBI को पता ना हो, ऐसा ना हो कि CBI को पता ना हो कि ट्रंप पर हमला होने वाला है। ये भी हम नहीं कह सकते कि भारत के लोगों की तरह ट्रंप ने जानबूझकर अपने ऊपर हमला करा लिया होगा इलेक्शन के चलते, क्योंकि दोनों बार की रिपोर्ट ये कहती है कि उन पर हमला गंभीरता से किया गया था उनकी जान लेने के लिए। आपकी राय क्या सोचते हैं इस बारे में आप? जी राघवेंद्र जी, आपने ये सवाल किया है कि क्या अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर है जो डोनाल्ड ट्रंप पर इतनी जल्दी इतने हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं जी। तो इस विषय में तो फिलहाल तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात रखना चाहूंगा कि अमेरिका तो 1990 के बाद से तो वो वैश्विक उसका वर्चस्व है ही, जब से रूस का विखंडन हुआ है। और ये भी है कि जिस समय 1947 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के जितने भी देश आजाद हुए साम्राज्यवादी चंगुल से, और वो एक तीसरा मोर्चा या गुटनिरपेक्ष जो मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे जी। वो मोर्चा अंततः नहीं बन पाया। और 1990 के बाद रूस के विखंडन के बाद अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित हुआ है। अमेरिका ने पिछले अगर 50, 60, 70 साल की अगर उसकी विदेश नीति को देखें, उसकी वैश्विक रणनीति को देखें, तो उसने कहाँ हमले नहीं कराए। लैटिन अमेरिका में उसने हमले करवाए, आप वेनेजुएला की बात कर ही रहे हैं। अफ्रीका में आप देखिए, फिर इधर मध्य एशिया में, वियतनाम में, और हाल ही में बांग्लादेश की अपदस्थ राष्ट्रपति शेख हसीना ने कहा ही है प्रधानमंत्री जी, अमेरिका ने एक द्वीप मांगा था और मुझे लगता है कि शायद उसी कारण मुझे अपदस्थ किया गया है। तो ये जो अमेरिका की जो बताया रमेश जी ने कि अमेरिका की विदेश नीति स्थिर रहती है, सरकार और राष्ट्राध्यक्ष भले बदल जाए, तो ये जो उसकी मानसिकता है कि दुनिया में जहां से जो भी संसाधन है, जियोपॉलिटिकल उसका जो वर्चस्व है वो बना रहे, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। उस मानसिकता से अमेरिका जब तक नहीं उभरता है तब तक ये नहीं माना जा सकता कि वो लोकतंत्र का और मानवाधिकार का सम्मान करता है। लेकिन एक बात में जो हम इस पर करना चाह रहे हैं वो ये कि एलन मस्क ने यह भी कहा है कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ ट्रंप पर हमले हो रहे हैं।
कमला हैरिस और बाइडेन पर हमले क्यों नहीं हो रहे? ये किसी अमेरिका के आम आदमी ने नहीं कहा, एलन मस्क ने कहा। ये अलग बात है कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच में अच्छे संबंध है, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं ये तो बताता है कि टारगेट पर क्या अमेरिका सरकार की टारगेट पर ट्रंप साहब हैं। ये भी उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन संदेश इसी तरफ जा रहा है। मैं लौटूंगा, आप चाहें तो इस बात का उत्तर दें। मैं ज़रूर पूछूंगा नागेंद्र जी, ये जो सारा मामला है, क्योंकि अमेरिका इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी बात नहीं माने। इमरान खान ने जब अमेरिका की बात नहीं मानी तो कुछ दिनों के बाद इमरान खान को सरकार से हटना पड़ा। शेख हसीना ने जब उनको द्वीप देने से मना कर दिया बांग्लादेश में, तो कुछ दिनों बाद ही उनकी निर्वाचित सरकार से उनको जाना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। भारत सरकार लगातार पिछले 10 साल से अमेरिका से आंख मिलाकर बात कर रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ हो, तब जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल लेना बंद करें, तब भी भारत ने इस बात से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान जैसे देश ने कहा कि इससे कहते हैं भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, वो अपने राष्ट्र हित की चिंता करता है। जब नाटो ने कहा, यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि भारत रूस से तेल क्यों ले रहा है, तब विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा कि नाटो को ऐसा क्यों लगता है कि जो उसकी समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है, जो हमारे देश के हित में होगा वो हम फैसला करेंगे। उसी के चलते चाहे हमास और इजराइल का युद्ध हो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, भारत, या हम बात करें कोरोना काल की बात हो, इस पूरे संकट काल में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर रही है, स्थिर रही है। उसकी वजह भारत की विदेश नीति और अमेरिका से आंख मिलाकर बात करना। अमेरिका को ये पसंद नहीं है कि हमसे आंख मिलाकर बात करने वाली पार्टी भारत में राज कर रही 10 साल से, हमसे आंख मिलाकर बात करने वाला प्रधानमंत्री या जयशंकर प्रसाद अभी भी सरकार में है, और ये बात चाइना को भी नागवार गुजरती होगी। तो भारत इस समय कई देशों के निशाने पर है, लेकिन हमारा फोकस अमेरिका पर है कि क्या इसकी दादागिरी कम तो हो रही दुनिया में, लेकिन अमेरिका के भीतर हालात हैं वो ज़्यादा खतरनाक है और चिंता में डालने वाले। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, देखिए, एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, और मेरे को लगता है कि ये अमेरिका पे बहुत फिट बैठती है। अमेरिका वो देश है जो 1990 में सोवियत संघ के विक्टर के बाद से कई बार लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़े हुए एक तानाशाह नजर आया। मेरे पूर्व पैनलिस्टों ने भी जैसा बताया, इराक है, वियतनाम है, वेनेजुएला है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, ये तमाम उदाहरण है। वो खुद तो सबसे समृद्ध लोकतंत्र अपने आप को कहना चाहता है कि उसके देश में सबसे समृद्ध लोकतंत्र है, लेकिन अनेक देशों के लोकतंत्र का गला घोटने की कोई भी कोशिश को वो जाया नहीं होने देना चाहता है करने के लिए। और अमेरिका में एक विशेष उद्योगपतियों की लॉबी है, मुझे एग्जैक्ट वो नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा था कि वहां कुछ बड़े बड़े उद्योगपति बैठ के ये तय कर लेते हैं कि फलाने अमुक व्यक्ति को इस पद पे बैठाया जाएगा। ऐसी घटनाएं होती रही हैं करने की। और पिछले 25-30 सालों में हम देखें तो जिसे हम लोकतंत्र का भीष्म पितामह कहते हैं, उस देश की आप स्थिति देखिए। वहां के एक राष्ट्रपति पे, जब वो राष्ट्रपति पद पे बना हुआ है, यौन उत्पीड़न, गंभीर यौन उत्पीड़न का उन पे आरोप लगता है, और वो सिद्ध भी होता है करने के लिए। जहां तक ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप पे एक जांच पहले भी चल रही है कि रूस ने किस तरह उनके पिछले चुनाव में जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे, किस तरह का इन्फ्लुएंस उसमें डाला था, सोशल मीडिया और कई और रास्ते, जिसकी एक जांच भी शायद आंतरिक जांच अमेरिका में चल रही है जी। और पिछला चुनाव जब वो बाइडेन से हारे, तो उसके बाद आप देखिए कि किस तरह के उनके समर्थकों ने उत्पात मचाया था, और ये मौन थे ट्रंप। इस तरह का उत्पात लोकतंत्र में कम से कम ये माना जाता है कि लोकतंत्र तांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं अच्छी नहीं है। इससे तो मैं लाख दर्जे अच्छा भारत के लोकतंत्र को मानता हूं, जो सही मायने में हमारा लोकतंत्र सहिष्णु है, बराबरी का भाव रखता है, अपने राजनीतिक नागेंद्र जी के प्रति। नागेंद्र जी, भारतीय लोकतंत्र तो शंकर जी की तरह, जिसके गले में सांप भी लिपटे हुए हैं, बिच्छू भी लिपटे हुए हैं, और वो अपने भूत प्रेत और डाकनी शाकनी सबके साथ रह के अपने शांति से कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र तो शंकर जी की तरह है, मेरा ऐसा मानना। जी जी। तो अब बात ये भी है कि कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से ये हो रहा है कि पिछले 10-15 सालों में जो हथियार वाले, देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो व्यापार और जो वर्चस्व की लड़ाई है वो हथियार वाली लॉबी है जो हथियार बनाती है, लेकिन अब अमेरिका की मोनोपोली उसमें खत्म हो रही है। उसमें चाइना है, उसमें इजराइल है, उसमें फ्रांस है, ऐसे देश उभर के आ रहे कर रहे हैं। भारत जैसे देश भी अब बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ हथियार बना रहे हैं, कर रहे हैं करने के लिए।
तो अमेरिका का एक फ्रेम ये भी है, हथियार वाली जो लॉबी है, उनके जो हथियार बनाती है, जी। युद्ध है। अमेरिका जैसे देश के लिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र कमजोर रहे, जिन देशों में लोकतंत्र है, और कहीं ना कहीं आंतरिक या बाहरी रूप से तनाव आपसी देशों में बढ़ा रहे और उसके हथियार बिकते रहे, ये बिल्कुल। अमेरिका का सबसे बड़ा मुख्य व्यापार है। तो हमें बिल- इस एंगल से भी इस घटना को कहीं ना कहीं देखना होगा, करना होगा। बिल्कुल। और ये अमेरिका के लोकतंत्र में भी एक सवाल पैदा करता है कि वो कहीं ऐसे सहिष्णुवादी तो नहीं है, कहीं बिल्कुल, वो अधिनायकवादी नागेंद्र तो जी, नहीं होता जा रहा उसका लोकतंत्र। लोकतंत्र के सवाल का उत्तर तो नवंबर में मिल जाएगा कि कौन जीत रहा है वहाँ, लेकिन चिंता की बात जरूर है। उमाकांत जी, हथियारों का सौदागर भी है, दवा के ड्रग्स माफिया भी वहाँ है, और वो सब तय करते हैं कि दुनिया में कौन सा वायरस फैलेगा, कौन से देश से युद्ध करा के हम हथियार बेचेंगे। यूक्रेन और रूस के युद्ध में पूरे नाटो और अमेरिका देश ने अपने सारे अच्छे बुरे हथियार बेच दिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि हमारे देश के जो दुश्मन है उसको अमेरिका प्रश्रय देता है और कहता है कि वो लोकतंत्र का अलंबरदार है और मुखिया है। आपकी राय? राघवन जी, एक पुराना शेर है राहत साहब का, भारत की तरफ से मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे कई और घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये वो देश हैं जो दूसरे देशों को फलता फूलता नहीं देख पाते। अमेरिका उन्हीं देशों में से एक है। एक समुद्री जीव होता है जिसको हम ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं, जिसकी 8 टेंटिकल्स होते हैं, आर्म्स होती हैं। अमेरिका के साथ भी ऐसे ही है। देखिए, हर देश की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है और एक डिप्लोमेटिक उसका अपना आइडिया होता है, लेकिन कभी कभी देश में एक ऐसे नेता का उदय होता है जो उस फॉरेन पॉलिसी और उस डिप्लोमेटिक आइडियोलॉजी से इतर जाकर भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में कई देश ऐसे नेताओं को ऐसे नेता उन देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अमेरिका में चुनाव लड़ रहे ट्रंप साहब भी उनमें से एक हैं। देखिए, एक बात रमेश जी ने बहुत मार्के की कही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि CIA और FBI को ये पता ना हो कि इंटरनल इतनी बड़ी चूक हो रही है। जरूर कोई पॉलिसी में उनकी ऐसी बात होगी जिसको देश की ये एजेंसियां कम पसंद करती हैं। मैं विरोध तो नहीं कर सकती खुलेआम, क्योंकि कल को हो सकता है वो राष्ट्रपति चुन लिए जाएं, तो इन एजेंसियों को उनके अंडर में ही काम करना होगा। लेकिन अगर वो तब तक बचे रहें जी, बचे रहें तब तक, क्योंकि नवंबर में बहुत टाइम है। आमतौर पर इलेक्शन में राघवन जी, इस तरह के जो हमले होते हैं ना, ये बड़े सुनियोजित होते हैं और इनमें यह भी तय होता है कि ये हमला कहां तक होने वाला है, तो उसकी भी सीमा रेखा तय होती है। राघवन जी, आप एक पूरे अगर दृश्य पर, जिसको आप जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, निगाह डालें तो देश लगभग पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर है और ट्रिगर उन लोगों के हाथ में है जो दुनिया पर अपना प्रतिनिधित्व रखना चाहते हैं, अपना एकाधिकार रखना चाहते हैं। अमेरिका उन देशों में से एक है। अमेरिका, ऐसा दुनिया में कहीं विवाद हो ही नहीं सकता किसी देश में जहां पर अमेरिका का रोल ना हो, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। तो अंदर की पॉलिसीज को जो अमली जामा पहनाने वाली एजेंसियां होती हैं, जो डिप्लोमेटिक सोच होती है, जो आइडियाज होते हैं, जो डिप्लोमेसी होती है, उस डिप्लोमेसी के खिलाफ अगर आपका कोई नेता कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा होगा तो उस देश की एजेंसियां वो बर्दाश्त नहीं करती और फिर इस तरह की घटनाएं होती। इसलिए चिंता की बात है। समय कम बचा है, सिर्फ 1 मिनट है। रमेश जी, आपकी राय बहुत छोटी सी, 2-4 वाक्यों में। राघवन जी, मैं बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताऊं। राहुल गांधी ने जो अभी अमेरिकी यात्रा की और उनकी एक एक गतिविधि और एक एक बयान अमेरिकी डीप स्टेट की डिजाइन है। अमेरिकी डीप स्टेट ने सैम पित्रोदा और उनके सलाहकारों को अपने शिकंजे में लेकर और अपना प्रॉक्सी बना लिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये देता हूं कि पहले राहुल गांधी पे चीन अपना दाव लगा रहा था, लेकिन जब चीन ने देखा कि राहुल गांधी डीप स्टेट के शिकंजे में फंस चुका है और लंबे समय तक रहेगा, तो जो 4 जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है भारत चीन सीमा पे, वो इसका सबूत है। चीन अब मोदी को स्पेस देना चाहता है क्योंकि राहुल गांधी उनके शिकंजे से निकल गए। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमले हो रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत हमले नहीं है। कोई व्यक्ति किसी की दुश्मनी हो, डोनाल्ड ट्रंप से क्या दुश्मनी हो सकती? डोनाल्ड ट्रंप पे अगर हमला होगा तो वो डीप स्टेट की सह पे होगा और किसी लॉबी की सह पे होगा। बिल्कुल, तो यही सबसे खतरनाक बात है। समय खत्म है। जयंत जी, आपकी 1-2 वाक्यों में राय। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप अब्राहम लिंकन की हत्या, अमेरिका में राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उनकी जो हत्या हुई उसके कारणों पर जाएं, या जॉन एफ कैनेडी की हत्या,
मुझे नहीं मालूम कि उनके हत्यारे का आज तक पता चल पाया कि नहीं चल पाया। ठीक। तो ये जो कारण है अमेरिका के ठीक है। आंतरिक जो स्थितियां हैं बिल्कुल। उसको भी बयान करती है। बिल्कुल बात सही है, समय की कमी। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, उमाकांत जी आपका भी, जयंत जी आपका भी, और रमेश जी आपका साधुवाद। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका भारत विरोधी ताकतों को हमेशा प्रश्रय दे रहा है, और ये भारत के लिए भी चिंता की विषय है, चाहे वो आतंकी हो या देश के ऐसे नेता जो सरकार को पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपनी जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद आंतरिक खतरे में है। ये चुनाव के बाद तय हो जाएगा अमेरिका के। अभी तो सीन अच्छा नहीं है। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।